नमस्कार, इंडिया वॉइस से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई करते हुए आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित और इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद इन नेताओं ने लोक कलाकारों से बातचीत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बिरला ने यानी ओम बिरला ने ड्रम सहित अन्य संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं जिसे कहते हैं हिंदी में, उन पर हाथ आजमाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरु पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। हमारे समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मानवता, करुणा, दया और उसके साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन और एक ऐसा सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया जो मानवता के लिए आज भी प्रेरणादायक है। समाज जीवन के अंदर मानवता, दयालु, करुणा, ये संदेश जन जन तक उनके पर्व पर समाज के देश में और जहां निश्चित समाज के सभी लोग रहते हैं उनके लिए, सभी समाजों के लिए प्रेरणादायी है। और मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने संदेश दिया आज भी वो संदेश समाज जीवन के अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है, ताकि उनके संदेश के आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण करके समरसता हो, दया हो, करुणा हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान मिले और हर भूखे व्यक्ति को भोजन। और उन्होंने कहा कि सब समान, न ऊंचा न नीचा, न गरीब न अमीर, सबके समान सामाजिक जीवन प्रेरणा देता। तो भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह बिहार के जमुई में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और देश भर में 6600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को सुना तो लोगों को सम्मानित किया। अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से
देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों को जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन की शुरुआत की है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों, कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय के गांव एवं बस्तियों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से देश भर में 63,000 आदिवासी गांवों, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की खाई को पाटकर 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6,019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया है। हमारे राजस्थान के आदिवासी वीर योद्धा राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अपनी जन्मभूमि के गौरव के लिए मर मिटे थे। ऐसे मेवाड़ के राज्य चिन्ह के रूप में राणा पूंजा भील का चित्र अंकित है। हमारी मातृभूमि की रक्षा में जनजातीय वीरों का कितना योगदान रहा, इसे लेकर 2 पंक्ति याद आती हैं। मैं कहना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ राष्ट्र का गौरव है, मेवाड़ वही वीरों की, राणा सांगा के भालों की, भीलों के तीखी तीरों की। क्योंकि ये जब गीत गाया जाता था तो चाहे वो मंगल हो या अंग्रेज हो, वो यहां से भाग जाते थे। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, उसी तरह हमारे बागड़ अंचल में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। बागड़ की इस धरती पर, मानगढ़ धाम पर 1,500 से अधिक आदिवासी वीरों का बलिदान साक्षी है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे सभी आदिवासी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारकोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में भी बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1,000 से बढ़ाकर के 1,500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेज भत्ता राशि जो 2,600 रुपए थी, उसको भी बढ़ा करके हमने 4,000 रुपए किया है। हम शाहबाद 12 में शहरी जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी करेंगे। जनजाति क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा हेतु हमारी सरकार ने 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति भी प्रदान की है। दूर दराज जनजाति बस्तियों में निवासरत जनजाति छात्र छात्राओं की प्राथमिकता शिक्षा सुलभ करने हेतु 250 नवीन माहवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।
जनजाति युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमने वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा अपनी बजट घोषणा में की थी, जिसकी योजना आज जारी कर लागू की गई है। राज्य में दिनांक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार हमेशा जनजाति समाज की प्रगति के लिए संकल्पित रही है और आगे भी जनजातीय समाज गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए हमेशा कृत संकल्प है। आपने देखा होगा, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट हो, चाहे हमारा 100 करोड़ रुपए का हमारा जो धार्मिक सर्किट है उसे बनाने का हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, बेणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, इन सभी को मिलाकर के एक पर्यटन सर्किट बनाने का काम भी हमारी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दुनिया भर में फेमस पुष्कर मेले का आज आखिरी दिन है और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ इस पशु मेले का समापन हो जाता है। आज के दिन करोड़ों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और इस अवसर पर सृष्टि के रचयिता यानी कि जिन्होंने सृष्टि को बनाया यानी कि ब्रह्मा जी, उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, जो हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा होता है। चारों ओर रंग बिरंगे परिधान पहने यानी वेशभूषा में रंग बिरंगे कपड़े पहने ग्रामीण और शहर के जो श्रद्धालुओं का एक पूरी लंबी कतार लगी होती है और इसी मौके पर मेला मैदान में ग्रामीण खेलकूद और मटका रेस, देश और विदेश से आई हुई महिलाएं और पुरुष के बीच रस्साकसी का मुकाबला भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है और झांकियां भी निकाली जाती हैं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं और पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। तो नगर निगम बीकानेर और ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में यानी कि उनके सानिध्य में, उनके साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से बन रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया। इस लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम के साथ नगर निगम की 180 करोड़ से अधिक लागत की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। तो वहीं महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित इस मौके पर उपस्थित थे। वहां पर हुआ मौजूद बीकानेर में ये 2-3 सालों से इस आइकॉनिक सेंटर का मन में भाव था कि ऐसा कोई बाबा साहब के नाम पे कोई एक आइकॉनिक सेंटर हम बनाएंगे बीकानेर में, तो ऐसे किसी डिजाइनर से बनाएंगे जिससे उसमें कम से कम बाद में नुकसान हो, खराबी हो और पैसा कहां से आए। और इसलिए फिर हमने सोचा कि CSR मद से हम इसको बनाएंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? CSR में पैसे देने वाले तो इजीली देते नहीं ना ऐसे। फिर बीकानेर दूर, यहाँ कोई बड़ी कंपनियां भी नहीं, तो पैसा तो जिनसे लेना है वो कोई बॉम्बे की है, कोई अहमदाबाद की है, कोई कलकत्ता की है, कोई चेन्नई की है, कोई कोयम्बटूर की है, वो कंपनियां हैं। लेकिन उन कंपनियों से जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आए थे तब तक हमने इसके काम को हाथ में नहीं लिया था। हमने इसका शिलान्यास एक किया था दीवार का, मैं कुछ छोटा करेंगे, फिर बाद में जैसे जैसे इसका बड़ा स्वरूप बढ़ता गया और हाफिज साहब जैसे हमसे जुड़े, उसके बाद से कुछ बड़े बड़े लोग जुड़े। तो अभी मैं इस मंच से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन है उसके खाते में आपकी जानकारी के लिए हम इसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। जितना पैसा आएगा उसकी ऑडिट भी होगी। मेरे ख्याल में 12 करोड़ रुपए तो आगे होंगे। कितने आगे? 12 करोड़ आगे हैं।
10 करोड़ का मेरे पास कमिटमेंट आया हुआ है, अर्जुन जी आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो हम दे देंगे, तो कितने हो गए 22। अभी सत्यपाल जी पीछे बैठे कह रहे थे कि ये ज्यादा हो गया, तो 30 करोड़ तक का प्रोविजन लेकर के हम चल रहे हैं कि 30 करोड़ की ये आइकॉनिक ऐसी बिल्डिंग बनेगी। राजस्थान में देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा को रिहा करने के लिए बारां में मीणा समाज ने प्रदर्शन किया है। आज उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपने 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी दिया, यानी कि उनकी तीन मांगे हैं आरएएस की जो पूरी अधिकारियों की टोली बनी हुई है उनका। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही आपको यह बता दें कि राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश कुमार मीणा के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है और उन्हें राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरेश कुमार मीणा का रिकॉर्ड कुछ साफ सुथरा या ठीक ठाक नहीं रहा है। उनके खिलाफ साल 2002 से ही केस दर्ज होते आ रहे हैं। 22 साल में उन पर 20 से ज्यादा केस दर्ज है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का रवैया जो नरेश मीणा से हमें देखने को मिला वो कोई अचानक या आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था, अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो। साल 2002 में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया और उसके बाद से उनके ऊपर लगातार केस दर्ज होते गए। यही आक्रामक रवैया, यही बोली भाषा, यही शारीरिक हिंसा और इन्हीं चीजों से ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए और किस तरीके से सबके सामने ऑन ड्यूटी एसडीएम को जिस तरीके से नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। आप इस घटना को देखकर, इस तस्वीर को देखकर, इन नजारों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर 22 साल में किसी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो ये जो दृश्य आप देखेंगे शायद आपके हाइपरनेस को थोड़ा कम करेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, नरेश मीणा के मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आरएस एसोसिएशन भी मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है, विस्तार से बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ आज आरएस के जो एसोसिएशन है उनकी मुलाकात थी और मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और जो पेंडाउन हड़ताल जो आरएस अधिकारियों ने किया था उन तमाम अधिकारियों ने पेंडाउन हड़ताल खत्म कर दिए और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपने हड़ताल को तोड़ दिया है और तमाम अधिकारी अब काम से जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात को खोज किया है, अगर नरेश मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो एक बार नहीं। कुलदीप, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो आरएस एसोसिएशन है जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि भाई 3 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा, क्या वो ज्ञापन है, क्या कुछ आरएस एसोसिएशन की मांग है? देखिए, पहले तो प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है। राजस्थान में जो आरएएस अधिकारी है उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट जो लागू करना है उस मामले को लेकर उन्होंने कहा है। और दूसरा, नरेश मीणा के खिलाफ जो विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कही है। और तीसरा कि आगामी ऐसे कोई घटनाक्रम होता है तो उसमें आरएस जो अधिकारी है, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद होते हैं तो उस समय उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनको जिस तरीके से बाध्य किया गया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान वो हाथापाई इससे बचाव नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि जो अमित चौधरी है जिनके साथ यह थप्पड़ कांड हुआ था, उन्होंने भी कहा कि मैं ड्यूटी पर था इसलिए अपना बचाव नहीं कर पाया। तो ये जो बाध्यता है उसे खत्म करने की मांग की गई है। और यही नहीं, जब मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि ये तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है नरेश मीणा पर। 22 साल के कैरियर में 20 मुकदमे, यानी कि पुराने इतिहास को देखें तो फिर यह घटना नई नई दिखाई देती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा की शांत फिजाओं में असामाजिक तत्वों ने लगातार जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो आपको बता दें कि हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाकर आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है। मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। शहर के आजाद नगर से
शमशान घाट के पास कई वर्षों से भेरूनाथ का मंदिर है, जिसे असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया और भेरू की मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष फैला हुआ है। क्षेत्रवासियों ने मूर्ति को सही कराने की मांग की है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। तो विधानसभा के समय में, खास करके जब विधानसभा उपचुनाव अभी हाल ही में बीता है, उसके बावजूद जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा और पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और कई अन्य नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं की शिकायत की और धांधली वाले बूथों पर दोबारा मतदान कराने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा ने बताया कि 13 नवंबर को उपचुनाव में दोपहर 3 बजे के बाद बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने करीब 1000 बाहरी असामाजिक तत्वों से जो माहौल खराब करते हैं, वो उन्होंने बूथों पर कब्जा जमाया और कांग्रेस का आरोप है कि इन असामाजिक तत्वों ने हर बूथ पर 20 से 25 लोगों को प्रवेश कराकर यानी भेजकर कांग्रेस के एजेंटों के साथ मारपीट की और उन्हें मतदान केंद्रों के बाहर धकेल दिया। तो वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र चंद्रभागा नदी में सैकड़ों लोग सुबह से ही पवित्र स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य सलीला मां चंद्रभागा में स्नान की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में की गई, यानी सुबह सुबह, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। राजस्थान के हाड़ौती अंचल सहित सीमावर्ती जो मध्य प्रदेश के भी हजारों लोग इस पवित्र नदी में, जिसका नाम चंद्रभागा है, वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहीं अनूपगढ़ में शुक्रवार सुबह पिकअप और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों को उनकी स्थिति को खराब देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 7 लोगों को एडमिट होने के बाद भी ये अभी तक सूचना मिल रही है कि नेशनल हाईवे 911 पर गांव पतरोड़ा के पास ये भीषण हादसा हुआ और इसके बाद लोगों को जो घायल थे उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर जालोर से है, जहां शाह पूजाजी गेनाजी स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक और बालिका ओपन स्टेट हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह देसू ने बताया कि जालौर के स्टेडियम में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका ओपन स्टेट हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उद्घाटन को लेकर बाड़मेर शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जालौर पहुंचे। विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में यहां पे ये हैंडबॉल प्रतियोगिता। तो बीजेपी की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने दावा किया कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जिस घर में रहते हैं उस घर का बिजली बिल पिछले 6 साल से बकाया। आपको बता दें कि साल 2018 के बाद से अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं कराया गया है, ये कह रही है ज्योति मिर्धा। जानकारी में यह भी आया कि खिवंसर में आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के घर का बिजली बिल पिछले 6 साल से बकाया है और जिस मकान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल रहते हैं उस मकान का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। तो वहीं नारायणपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने अवैध गेस्ट हाउसों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 गेस्ट हाउस संचालक भी शामिल हैं गिरफ्तार किए गए में। थाना अधिकारी शिंभू दयाल ने ये बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और जो अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं बागरा कस्बे में एक ज्वेलर शोरूम के मालिक के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर शोरूम के मालिक के भाई ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेरे भाई को बुधवार देर शाम करीब 7 बजे शोरूम बंद करके वापस लौट रहे थे और रास्ते में 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां भाज दी, लोहे की रॉड से उन पर हमला किया और अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।